हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेखपाल 2026 के मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पीवाईक्यू को मेंशन किया गया है। यह सीरीज की आपकी 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि बहुत जल्द आपके लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का फुल लेंथ वीडियो आने वाला है, जिसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, कौन सी धारा में क्या परिभाषित किया गया है, इस तरह के सभी क्वेश्चंस मेंशन किए जाएंगे। अतः आपसे आग्रह है कि जो भी आपकी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन इजीली प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्थल माना जाता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें सबसे शीर्ष स्थल किसे माना जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, जो जिला पंचायत होती है उसे हम शीर्ष स्थल मेंशन किया जाता है। तो सबसे लोएस्ट स्थल किसे माना जाता है, तो जो आपकी ग्राम पंचायत होती है वो प्रशासनिक इकाई की सबसे लोएस्ट बिंदु पर होती है, जबकि हाईएस्ट बिंदु पर क्या होगी, आपकी जिला पंचायत होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रतिमान दिया गया था आपका त्रिस्तरीय प्रणाली का, वो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया है आपके बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बलवंतराय मेहता समिति कब आई थी, ये 1957 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसने कहा था कि जो प्रशासन होगा गांव का वो किस लेवल का होगा, तो वो 3 लेवल का आपका होगा, जिसमें आपके ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को मेंशन किया जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन तीनों में सबसे शीर्ष स्थल किसका होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी जिला पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का मेंशन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका जिला पंचायत है उसके द्वारा कितनी समितियां आपकी बनाई जाती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिला पंचायत के द्वारा 6 समितियां बनाई जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी समिति आपकी बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 से जो बनाई जाती है वो होती है आपकी प्रशासनिक इकाई, जो कि पूरे ज़िले में आपकी प्रशासन का वर्क देखती है। वहीं अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो वो होती है आपकी शिक्षा समिति, जो कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। वहीं तीसरी अगर बात करते हैं तो वो हो जाती है आपकी नियोजन समिति, नियोजन एवं विकास समिति। ये जो आपका नियोजन से संबंधित होता है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें आपकी देखती है ये समिति। उसके बाद आती है आपकी निर्माण कार्य समिति। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, जितनी भी आपकी 6 की 6 आपको लर्न करनी है। वहीं 5वीं की बात करते हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड होती है, यानी स्वास्थ्य समिति होती है, इसे भी आपको लर्न करना है। जो सबसे लास्ट में आती है वो होती है आपकी जल प्रबंधन समिति। जितना भी आपका मार्केट में होता है, जिला से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो यही समिति आपकी रेगुलेट करती है। तो इस प्रकार आपकी जिला पंचायत के द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं, 6 समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें आपकी प्रशासनिक समिति, जिला शिक्षा समिति, नियोजन एवं विकास समिति, कार्य निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति और जल प्रबंधन समिति प्रमुख हैं, या फिर ये कहिए कि यही आपकी बनाई जाती हैं। सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के कितने दिनों बाद होनी चाहिए, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर मान के चलिए कि किसी ग्राम पंचायत का आपका गठन हुआ है इलेक्शन के बाद में,
तो उसकी जो पहली बैठक है कितने दिन के अंतर्गत होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 30 दिन के अंतर्गत उसकी पहली बैठक होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट समझना है ग्राम पंचायत के कार्यकाल की, अगर मैं बात करता हूँ कि ग्राम पंचायत का सर कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होगा बेसिकली 5 वर्ष का आपका होता है। लेकिन ये कब से स्टार्ट होता है, तो प्रथम बैठक से ही मेंशन आपका किया जाता है 5 वर्ष। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच कितने दिनों में से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या फिर 4 महीने। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझना है, कंसेप्ट समझना जो ग्राम पंचायत है आपकी उसकी 2 बैठकों के बीच में कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 महीने से ज़्यादा का अंतर आपकी ग्राम पंचायत की बैठक के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। यानी 2 बैठकों के बीच में 2 महीने का अंतर आपका नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका मेंशन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं किनकी, ग्राम सभा की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों ही क्या हैं आपकी अलग अलग संस्था हैं, ये चीज़ आपको याद करनी है। मान के चलिए कि जैसे ग्राम पंचायत है आपकी, उसकी बैठकें कब होती हैं, कब तक होती हैं, तो इसकी 2 वर्ष में, मतलब कह सकते हैं कि 2 बैठक आपकी होना कंपलसरी है प्रत्येक वर्ष में, जबकि इसकी 1 बैठक होना कंपलसरी है प्रत्येक मंथ में। इसमें आपके 6 मंथ का अंतर नहीं होना चाहिए 2 रेगुलर बैठकों के मध्य में, और इसमें आपके 2 मंथ का अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ग्राम पंचायत की प्रत्येक महीने में कितनी बैठक होनी चाहिए, 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी प्रत्येक महीने में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो मिनिमम आपकी 1 बैठक होना कंपलसरी है ग्राम पंचायत की 1 महीने में। यानी प्रत्येक महीने में कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 बैठक तो आपकी होनी ही चाहिए। लेकिन अगर वहीं हम ग्राम सभा की बात करते हैं कि सर ग्राम सभा में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो ग्राम सभा की मिनिमम 2 बैठक तो आपकी प्रत्येक वर्ष में होना कंपलसरी है। और जबकि ग्राम पंचायत की बैठक आपकी क्या है, 1 तो पर मंथ होनी ही चाहिए। जिसका हेड कौन होता है, दोनों के केस में हेड जो होता है वो आपका प्रधान होता है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना बाद विशेष बैठक बुलाई जाती है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको समझने हैं। मान के चलिए किसी ग्राम प्रधान को हमें हटाना है, तो उसके लिए कितने दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है विशेष बैठक बुलाने की, देखिए उसे हमें 15 दिन पूर्व पहले नोटिस दिया जाना होगा कि हम ग्राम प्रधान को हटाना चाहते हैं, इसलिए उसे क्या दिया गया है, 15 दिन पहले ही पूर्व सूचना दे दी गई है। अब इसकी कंडीशन क्या है वो आपको लर्न रहनी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है इसकी। तो देखिए किसी भी ग्राम प्रधान को आपको हटाना है, उसकी 3 कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होगी कि जितने भी आपके ग्राम सभा के सदस्य हैं, क्या हैं आपके जो सदस्य हैं ग्राम सभा के, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। जितनी भी आपके ग्राम सभा के सदस्य हैं उन्होंने उस पर सिग्नेचर किया हो और इतने लोग बुलाए गए हों प्रधान को हटाने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, दूसरी कंडीशन है जैसे ही आपका प्रधान इलेक्टेड हुआ है तो स्टार्टिंग के 2 वर्ष, कितने वर्ष, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स उसे कोई नहीं हटा सकता, या कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ नहीं आ सकता। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। तीसरी कंडीशन जो आपको याद करनी है इसके केस में ये है कि अगर आपने एक बार बैठक बुलाई और उसमें आप प्रधान को नहीं हटा पाए तो नेक्स्ट 1 ईयर तक कोई भी प्रस्ताव आपका नहीं आता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी कोरम पूरा नहीं हुआ है, आपका 1/3 लोगों ने
पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग नहीं की है, कोरम आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, तो इस केस में आप नेक्स्ट ईयर तक 1 वर्ष के लिए दोबारा से आपातकालीन बैठक आप नहीं बुला पाएंगे। ये चीज़ आपको याद करनी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। 15 दिन पहले ही पूर्व आपको सूचना देनी पड़ती है कि हम ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, और इसके लिए जो कोरम होना चाहिए हटाने के लिए वो 1/3 ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1991, 1992, 1993, 1994। तो देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे डायरेक्टली आंसर पूछा गया है कि आपके भारतीय संविधान में यानी जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें तृतीय तल को कब जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो तृतीय तल को हमने कब जोड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 होगा। 1993 ईस्वी में इसे जोड़ा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देखिए, तृतीय तल को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, 73वां संविधान संशोधन किया है और 74वां संविधान संशोधन किया है। 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ है? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए हम इस डेट को मेंशन करते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1990, 1995, 2000 या 1992। तो देखिए, यहाँ पे पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। जब आपके प्रावधान की बात आती है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पंचायतों और नगर पालिकाओं का जो संबंध है वो किस वर्ष से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, 1992 से, क्योंकि 1992 में ये संविधान संशोधन लेकर आए गए थे। कौन कौन से? 73वां संविधान संशोधन लेकर आया गया था और 74वां संविधान संशोधन लेकर आया गया था 1992 में। लेकिन लागू कब से हुए थे? दोनों डेट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। लागू हुए थे आपके 24 अप्रैल 1993 को। तो इस डेट को भी आपको लर्न करना है और डेट आपको 1992 भी लर्न होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। भारत के संविधान में पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जोड़े गए थे उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर वीपी सिंह। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तब ये जोड़े गए। अब हम बात करते हैं कि ये कब जोड़े गए थे। तो ध्यान रखना है, ये हमने जोड़े थे आपके 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में। लेकिन लागू कब किया गया था? देखिए, जोड़ा गया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और लागू की डेट बताई गई थी आपकी 1993 ईस्वी को ये दोनों ही लागू हुए थे। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243G। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है उनको लर्न करना। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 243 का जी में आपके 29 कार्य दे रखे हैं। अब 29 कार्यों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची 11 में इनका वर्णन आपका किया गया है कि कौन कौन से कार्य आपके होंगे।
अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 243 का एच क्या कहता है, तो ये कहता है आपका टैक्स लगाने के लिए कि ग्राम पंचायतें टैक्स आपकी लगा सकती हैं। वहीं अनुच्छेद नंबर 243 का ई क्या कहता है जी, एलिजिबिलिटी के लिए कहता है कि आपका कार्यकाल वर्क प्लेस कितना होगा, वर्क टाइम आपका कितना होगा, जो कि आपका 5 वर्ष का होता है। एफ होता है फेलियर, यानी क्या कहते हैं कि जो आपकी फेलियर्स होते हैं, कौन कौन सी अनर्हताएँ होती हैं आपकी, जिससे कि आपको अघोषित किया जा सकता है। तो जो सही आंसर है यहाँ पे वो क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 243 के जी में आपके 29 कार्यों की सूची दे रखी है और कौन कौन से कार्य होंगे वो अनुसूची नंबर 11 में दे रखे हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से पढ़ रहा हूँ मैं फिर से। वह न्यूनतम संख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार जो मध्यवर्ती स्तर पंचायत है उसे गठित नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर किसी भी निकाय की 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पर मध्यवर्ती, यानी जो राज्य ऐसा है जहाँ पर आपके 20 लाख से लोग कम है, तो वहाँ पर जो मध्यवर्ती स्तर होता है उसका गठन नहीं किया जाता है। अब कौन का गठन नहीं किया जाएगा, मान के चलिए कि आपका कोई ऐसा स्टेट है जिसकी संख्या 20 लाख है, तो वहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत तो बनेगी, क्या बनेगी, ग्राम पंचायत भी बनेगी, लेकिन उसमें जो मध्यवर्ती है, क्षेत्र पंचायत जिसे हम कहते हैं या फिर खंड पंचायत जिसे हम कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, इसका गठन वहाँ पर नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर संख्या कितनी है, संख्या है आपकी 20 लाख से कम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत में। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं आपके और माइनर सा डिफरेंस आपका होता है। 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य बना था जिसने 73वां संविधान संशोधन को लागू किया था। कब लागू किया था तो ध्यान रखना है, पूरे भारत में आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की राजधानी आपकी भोपाल है और सीएम आपके मोहन यादव हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4। पंचायत में स्थान का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 का ए, अनुच्छेद 243 का बी, अनुच्छेद 243 का सी, अनुच्छेद 243 डी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो आरक्षण है, स्थानों का जो आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णन है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 डी। क्या है 243 का डी में इस तरह के ऑप्शन आपके दे रखे हैं जिसमें कहा गया है कि जो आपकी महिलाएं होंगी उनको कितने % का आरक्षण दिया गया है, तो उन्हें आपके 33% का आरक्षण दे रखा है या फिर 1/3 का आरक्षण आपको दे रखा है। डी फॉर डिस्काउंट लर्न कर लीजिएगा, आपको ईजिली चीज़ें लर्न हो जाएंगी। डी फॉर डिस्काउंट आरक्षण आपको दे रखा है। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि जो 9वां भाग है भारतीय संविधान का उसके अंतर्गत अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में आपकी लागू नहीं है? असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये आपका पंचायती राज सिस्टम क्या है, लागू नहीं है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इम्पोर्टेंट वर्णन करना है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके हैं वो आपके 6वीं अनुसूची में वर्णित राज्य हैं। क्या हैं आपके
छठवीं अनुसूची में वर्णित राज्य हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं है। इसके आप लर्न कर लीजिएगा NMMA, इसको आप लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर ZJ क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21, 15, 11 या फिर 17। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है यहाँ पर? एक अनुच्छेद दे रखा है। देखिए मैं जो पिछले क्वेश्चन था आपका, हो सकता है शायद मिस हुआ है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। ऐड क्या करना है इसमें? ऐड करना है कि आर्टिकल नंबर 243 का Z क्या है? क्वेश्चन दे रखा है कि आर्टिकल नंबर 243 का ZJ के अनुसार सहकारी समितियों की जो निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी आपकी हो सकती है, ये क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, अधिकतम आपके 21 हो सकती है आर्टिकल नंबर 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति में डायरेक्टर की संख्या। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व की समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी। यानी ऐसे कोई प्रधानमंत्री का नाम बताना जिन्होंने इसको प्रमोट किया था कि हम उनको महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के उनके हक में बात करेंगे। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, राजीव गांधी जी के द्वारा इसका समर्थन किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को हम अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा है जिसका हम क्या करते हैं? डायरेक्ट चुनाव किया जाता है, कौन सा प्रावधान किया जाता है? जैसे निम्नलिखित में से किस पद्धति की, यानी कौन सी समिति है या कौन सा जिसका प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, ग्राम पंचायत का चुनाव आपका प्रत्यक्ष रूप में आपका किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपके चुनाव किए जाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या फिर विनोबा भावे द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जब बात आती है तो आपको एक ही नाम याद रहना चाहिए, बलवंत राय मेहता द्वारा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि विकेंद्रीकरण यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। क्या किया गया? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर आपका किया गया है। और ऐसा सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ऐसा सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, और ये समिति आई थी 1957 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रशासनिक इकाई है उनको हमने डिवाइड कर दिया था। क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। किन किन में डिवाइड कर दिया है? तो एक तो कर दी थी आपकी ग्राम पंचायत, दूसरी कर दी आपकी क्षेत्र पंचायत या फिर ब्लॉक समिति, या फिर आप कुछ भी आपका दूसरे स्टेप का नाम ले सकते हैं, क्षेत्र समिति भी कह सकते हैं आप उसको। और तीसरा किया था आपका जिला पंचायत। और ये क्या क्या कहाँ कहाँ पर वर्क कर रही थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके ग्राम पंचायत विलेज के लिए, ये आपकी ब्लॉक के लिए और ये आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो इसे कहते हैं पावर का डिस्ट्रिक्टलाइजेशन करना, या फिर कह सकते हैं लोक विकेंद्रीकरण करना। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्र अनुक्रम में भर जाने का प्रावधान किया गया है? राज्यसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में? तो देखिए यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाती है। कौन से? किसके चुनाव में आपके आरक्षित स्थानों को चक्र अनुक्रम का प्रावधान किया गया है?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आपके रोटेशन साइकिल का प्रयोग किया जाता है। जो आपके क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए कि 2015 का जो चुनाव हुआ है वहाँ पर किन्हीं पंचायतों में क्या है कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया। ऑलरेडी आपको पता है कि सभी को किया गया है, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसी सीट आती है, कभी ओबीसी सीट आती है, कभी आपकी जनरल सीट आती है, ऐसा आपने वहाँ पर चुना होगा। तो ये आपका 2020 में इलेक्शन होंगे तो ये क्या होगा, इनका जो रोटेशन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऐसे ही आने वाला जो चुनाव है 2026 में आपका यहाँ पर जो जनरल की कैटेगरी आ जाएगी, उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी आपकी ओबीसी की, और उसके बाद आ जाएगी आपकी एसटी की। तो ये रोटेशन पॉलिसी है आरक्षित प्रावधानों में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का चित्र बहुत विस्तृत है, यह कथन किसका है। तो देखिए कुछ कथन भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको लर्न करने हैं, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है ध्यान से समझते हैं फिर से। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है या फिर बड़ा है, यह कथन आपका पूछा गया है किसका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका, ये आपके लैंगसन का एक कथन है। देखिए कथन तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे और हो सकता है कि आप कॉपी लेके बैठ जाइए। जितने भी मैं आपको कथन करा रहा हूँ उन्हें आप लिख लीजिए, जिससे कि बार बार जब चीज़ें पढ़ेंगे आप इजीली लर्न कर पाएंगे। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये भी एक कथन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि किनका है। तो स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमाओं के क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये कथन आपका किसका है, इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो GDH कोल का है ये कथन, हैरिस का है, रॉबसन का है, फ्रेडरिक का है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। GDH कोल के द्वारा ये कहा गया है कि स्थानीय शासन आपका क्या है, एक ऐसा शासन है जो अपने अधिकारों का क्या करता है, उपभोग करता है, उन्हें उनके स्थान पर प्रयोग करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन करना है। ये कथन किसका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है आपका। UPPCS 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय शासन एक बस्ती है, क्या है, एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन करना एक स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ये कथन किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के कथन आपके 101% आपके पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रबंधन किया जा रहा है किसके द्वारा, आपका गिलक्रिस्की के द्वारा, लास्की, डार्विन या फिर एल गोल्डन के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एल गोल्डन के द्वारा ये कथन कहा गया है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा, 2050, 2025, 2040, या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन और कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रावधानित किए जाते हैं कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक प्रदान किया जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं है कि कब तक इनको हम ऐसा प्रदान करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे ये आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है। आर्टिकल नंबर आप 243 का क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको प्रावधान किया गया महिलाओं के आरक्षण के लिए कितने % आरक्षण है, तो 1/3 सदस्य होने चाहिए आपके महिलाओं को, ये यहाँ पर आरक्षित प्रदान किया गया है। लेकिन अगर बाई चांस आपको परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 33.33 आपका क्या है, आपका आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किसी भी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर पीछे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, तो हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं।
किस राज्य में आरक्षण का चक्र अनुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो रोटेशन पॉलिसी है बेसिकली अपने जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 5 वर्ष रखा गया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये चक्रक्रम अलग अलग रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी आरक्षण व्यवस्था है, चक्र अनुक्रम पद्धति है, वो कौन से राज्य में 10 वर्ष है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 तमिलनाडु राज्य में। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर कितनी है? तो ध्यान रखना है जो अनुक्रम पद्धति है उत्तर प्रदेश में वो 5 वर्ष की है। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पेपर आप देने जा रहे हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पैसा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौड़ खनिज हेतु लाइसेंस या खनन पट्टी दिए जाएंगे? ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद या फिर राज्य सरकार। तो देखिए जहाँ भी पैसा अधिनियम आपका लागू होता है वहाँ पर किसकी आपको सिफारिश लेनी पड़ती है? अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज का लाइसेंस या पट्टा या खनन का लेने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा की आपको परमिशन वहाँ पर आपको लेनी पड़ती है। ये जो अधिनियम है वो कहाँ पर प्रावधानित किया गया है? तो आपको पता है कि पैसा अधिनियम 1996 आपको दे रखा है, जो कैसे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों से आपका संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? 5 जून 1947, 6 जुलाई 1947, 7 सितंबर 1947, 27 दिसंबर 1947। अब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में प्रावधानित किए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब जब बात की जाती है तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है आपके, तो मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में भी अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से संबंधित आपके फुल लेंथ वीडियो 1 या 2 दिन में अवेलेबल होगा। उसके लिए आप क्या करना है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली टाइम पर आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा मोटा छोटा सा डिटेल देख लेते हैं कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 विधानसभा में कब पारित किया गया है? 5 जून 1947, 6 जुलाई 1947, 7 सितंबर 1947, 27 दिसंबर 1947। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 जून 1947 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 विधानसभा में पारित किया गया है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 लागू कब हुआ है? देखिए पारित होने में और लागू होने में दोनों में अंतर होता है। 5 जून 1947, 7 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1947, 27 दिसंबर 1947। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 27 दिसंबर 1947 को ये लागू किया गया या फिर गजट में प्रकाशित किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। हम एक एक करके थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे थे 5 जून 1947 की, तो यहाँ पर आपका विधानसभा में पारित किया गया था। वहीं इसके गवर्नर के साइन कब हुए होंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं आपका देखिए एक डेट दे रखी है 16 दिसंबर। आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 16 दिसंबर को अलग चीज़ें की गई थी। यहाँ पर 16 दिसंबर को क्या किया गया कि विधान परिषद द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है। क्या है? विधान परिषद द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जबकि ये लागू हुआ है 27 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायतों की स्थापना कब की गई है उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अधीन की गई है। इसकी क्या है? तो वो की गई है आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3, 15 अगस्त 1949 ईस्वी को। किस एक्ट के तहत की गई है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत की गई है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग इनकी स्थापना की गई है।
15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायत कार्य करना आरंभ किया? 37,000, 35,000, 36,000 या फिर 40,000? इम्पोर्टेंट है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनका डाटा। 15 अगस्त 1949 को जब उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई थी उस समय कुल कितनी पंचायतें थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुल आपकी 35,000 आपकी पंचायतें थी उस समय में। ये चीज़ आपको याद करनी है। उत्तर प्रदेश ग्राम सभा गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब किया गया? 1953, 1954, 1955 या 1956? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश में आपका जो सम्मेलन है, क्या है? सम्मेलन है गांव सभा का और ग्राम सभा समाज का, वो कब किया गया, वो कंडक्ट कब किया गया है? देखिए ग्राम सभा और गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन की बात की गई है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 1955 में किया गया है। पंचायती राज पंचायती अदालतों का नाम परिवर्तन करके न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया? 1952, 1953, 1954 या 1955? पंचायती अदालतों का नाम परिवर्तन करके न्याय पंचायत कब रखा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, उनका जो नाम परिवर्तन है 1955 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तुंगन समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। क्या कहा गया है कि आपके उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? जो अधिनियम 1961 है आपका, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ था? ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम बीपीओ 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रिमेनिंग है, वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को लाया गया है। अब बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी आपकी 1957 ईस्वी को। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। पंचायत के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चौथे पंचायत चुनाव में, पांचवें पंचायत चुनाव में, छठवें पंचायत चुनाव में या फिर सातवें पंचायत चुनाव में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में आपके पंचायत के किस चरण आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? कौन से चुनाव में कर दी गई थी? इससे बढ़िया क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पांचवें पंचायत चुनाव में आपकी उम्र को घटाकर कम कर दिया गया था। और आप सभी को पता है कि कौन से संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था? उसके लिए आपका संविधान संशोधन हुआ था आपका 86। इसे भी आपको याद रखना है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर गांव पंचायत में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? 1986, 1988, 1989 या फिर 1990? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही थी पंचायती राज अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग संशोधन करके महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष आपकी की गई थी? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए। 1988 ईस्वी में ये किया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व
किस वर्ष प्रदान किया गया? 1986, 1987, 1988 या 1989? तो प्रत्येक गांव में पंचायत में कम से कम आपकी एक महिला तो होगी अनुसूचित जाति की, SC जाति की। ये प्रावधान कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1988 ईस्वी में किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952, 1953, 1954 या 1955? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। सही आंसर है 1952 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। अब हम एक एक करके इसमें डिटेलिंग देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपके कह सकते हैं कि सामुदायिक कार्यक्रम शुरुआत की गई है, गाँव में प्रोग्रेस की शुरुआत की गई है, डेवलपमेंट की बात की गई थी। यहाँ की जब शुरुआत एग्जैक्ट डेट की गई है वो क्या है आपकी 2 अक्टूबर को की गई है। कब की गई है? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कितने लेवल पर की गई थी? तो आपके ध्यान रखिएगा, इसके 5 लेवल पर इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, इसको टॉप टू बॉटम चलते हैं अपन, सेंटर लेवल पे की गई थी। उसके बाद में आपका स्टेट आया है, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा और डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका क्या आएगा? आपका ब्लॉक है और ब्लॉक के बाद आपका विलेज है। तो ये इसके 5 स्टेप थे। ध्यान रखना है ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? टॉप टू बॉटम है। यही आपको लर्न करना है क्योंकि यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कितने खंडों में इसको प्रारंभ किया गया था? जब आपके खंड पूछे जाते हैं, ब्लॉक्स पूछे जाते हैं, तो उस समय ये मात्र 55 खंडों में इसे प्रारंभ किया गया था। स्टार्टिंग में क्या क्या याद करना है? याद करना है आपको डेट, याद करना है आपको खंड, याद करना है आपको इसके लेवल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। 2002, 2003, 2004 या 2005? इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कुल मिला के डायरेक्ट पूछा गया कि कब आपकी की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 2004 में आपके पंचायती राज मंत्रालय की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 20 से 25, 7 से 17, 10 से 20 या फिर 15 से 40? यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपकी ग्राम पंचायतें होती हैं उनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2, 7 से लेकर हाईएस्ट इनकी ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या होती है। ये चीज़ आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बने और आगे भी आपके बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी हालत में 7 सदस्य से संख्या कम नहीं होती है। यानी आपको याद क्या करना है वो देखिए, याद करना है कि सर मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो मिनिमम हो सकती है आपकी 7 से कम होती नहीं है। तो बेसिक कितने होते हैं? तो बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो अगर गांव की संख्या 1000 मोर देन यानी कितनी है 1000 से कम या 1000 है तो वहाँ पर 9 होंगे। वहीं 1000 से लेकर 2000 तक है तो वहाँ पर आपकी संख्या 11 होती है। 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो वहाँ पर संख्या आपकी 13 होगी। 3000 से अधिक है तो संख्या आपकी 15 होती है और उससे प्लस होती है। मैक्सिमम आपके 17, मिनिमम आपके 7 हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम पंचायत में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठनों को चंदा दे सकती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर मैं धाराओं की बात करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा की बात की गई है कि किस धारा में आपका उल्लेखित है कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों के बाहर के संगठनों को भी चंदा दे सकती है। धारा 15, धारा 20, धारा 21 या धारा 16A? तो यहाँ पर जब चंदे की बात की जाती है धारा 16A की बात की जाती है कि ग्राम पंचायत अपने संगठन के यानी कोई भी संगठन है वो अपनी ग्राम सभा को छोड़कर दूसरी ग्राम सभा को भी पैसे दे सकती है। किस फॉर्म में दे सकती है? तो ध्यान रखना है चंदा के फॉर्म में दे सकती है। ये उसके
निर्णय पर डिपेंड करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। देखिए इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपको पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, और उसकी मैं डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, 1 या 2 दिन में। तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। मैं गारंटेड लेके बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किसी भी चैनल पर आपकी डिटेलिंग नहीं कराई गई होगी। जिस तरह से मैंने आपको बीपीओ 2025 के लिए डिटेलिंग कराई थी, उसकी इसी तरह से लेखपाल 2025 की भी मैं लेखपाल 2026 में भी उसी बेस पर आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। जितनी भी आपके धाराएं होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। जितने भी क्या हैं इसमें जो आपकी धाराएं दे रखी हैं, चाहे वो आपके अध्याय दे रखे हों, इस तरह के क्वेश्चन सभी मेंशन किए जाएंगे लेखपाल 2025-26 के अंतर्गत, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। ध्यान रखिएगा ये जो फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी जब बीपीओ का एग्जाम हुआ था यहाँ पर 4 से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर बीच में कोई भी आपसे ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, सिर्फ चैनल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिससे कि हम लोग आप तक पहुंच सकें। इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, कैसी भी तरह की बकवास नहीं करनी है, सीधे कंटेंट टू कंटेंट की बात हम लोगों को करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज़ादी के पश्चात किसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात कही थी? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए जब हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में, उस समय बात की जा रही थी कि हम जैसे ही आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगे। ये बात कही थी आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ये है 3। और ये बुक में भी मेंशन है, जैसे आप इनकी बुक पढ़ेंगे हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज पुस्तक में भी ये मेंशन किया गया है इस कथन को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज संस्थाओं व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके प्रदत्त है? संविधान, ग्राम पंचायत, सरकार या फिर ग्राम सभा? तो देखिए अब तो एक संवैधानिक इकाई हो चुकी है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों को सशक्त बनाने का जो अधिकार किसके साथ आपका प्रदत्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर है अब तो एक ही है, संविधान होगा, क्योंकि संविधान में ये क्या कर दिया, संवैधानिक प्रावधान इसके कर दिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान कब कर दिए गए थे? तो प्रावधान कर दिए गए थे आपके 73वें संविधान संशोधन में। तो आप सभी को याद होगा, इतना तो मैं ऑलरेडी कराता जा रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको बहुत जल्दी रिविज़न भी हो सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 17 फरवरी 1961, 14 मार्च 1956, 2 सितंबर 1959 या फिर 8 सितंबर 1960? तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसका थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन आपका ये है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो उस अधिनियम का नाम मेंशन नहीं है। नाम के बिना आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा जो पंचायत राज अधिनियम है वहाँ पर कौन सा अधिनियम है, जैसे बलवंतराय मेहता समिति की 1957 की रिपोर्ट आई थी उसके बाद पारित किया गया था। ये वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कब पारित किया गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2 सितंबर 1959 ईस्वी को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? बलवंतराय मेहता समिति के बाद में, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट जैसे ही आ गई थी उसके बाद में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 255 या अनुच्छेद 245?
तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, आप सभी को याद रहना चाहिए। पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, अनुच्छेद 243। अब अनुच्छेद 243 को कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल नंबर 243 है उसमें कितने कुल टोटल 16 आर्टिकल सम्मिलित किए गए थे इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग किए गए थे। जिनको लागू कब किया गया था? तो लागू करने की बात आती है तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से दे रखे हैं? तो ये आपकी संख्या है 243 से लेकर ए टू ओ तक, यानी 1 243 और ए से लेकर ओ तक 16 संख्या आपकी इसकी दे रखी है ग्राम पंचायत से रिलेटेड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष नियुक्त किया जाना किस तरह का उपबंध है? स्वविवेकिक, आदेशात्मक, विकल्प 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ कार्य दे रखे हैं यहाँ पर। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक नियुक्त किया जाना किस तरह का उपबंध है? तो ये उपबंध है आपका आदेशात्मक उपबंध है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं? तो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आपके किस तरह के आदेश है। एक तो आपके आदेशात्मक होते हैं कुछ कार्य, एक कुछ कार्य स्वविवेकी होते हैं। तो उनमें से ही आपको यहाँ पे छांटा गया है कि ये किस प्रकार का कार्य है। तो ये आपका आदेशात्मक है कि आपको ये करना ही करना है, ये प्रेशराइज किया गया है कि आपको इस तरह का कार्य करना ही करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पंचायत की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी या 243 का डी। तो देखिए जब यहाँ पे किसकी बात की गई है, पंचायत की संरचना की बात की गई है कि प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में दे रखा है, या कह सकते हैं कि अनुच्छेद कौन से संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% बनने हैं तो ऑप्शन तो आपको याद रखने चाहिए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन की बात की गई है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आपके 243 के सी में कंस्ट्रक्टेड किया गया है, संरचना की गई है, ये चीज़ आपको याद करना है। इसी तरह से आपको याद करने हैं, क्या याद करने हैं? अनुच्छेद नंबर 243 से ग्राम पंचायत के कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो कंस्ट्रक्शन से आप सी याद कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद नंबर 243 डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि सर कोई भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है अगर पंचायतों में तो 243 के डी में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन करता है? सांसद, विधान परिषद, राज्यसभा या फिर विधानमंडल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि ग्राम स्तर पर आपके पंचायतों के निर्वाचन की नीति का जो निर्धारण है कौन करता है या कौन कर सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ऐसा क्यों है सर? तो देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि भाग नंबर जो 4 दे रखे हैं उसमें दे रखे हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में सीधे सीधे कहा गया है और इनका वर्णन कहाँ पे था? 36 से लेकर आपका 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया था। अगर 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया था तो उसमें एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल नंबर 40, जिसमें कहा गया था कि जो राज्य सरकारें हैं यहाँ पे जो राज्य है वो पंचायतों का गठन करना सुनिश्चित करेंगी। इसलिए ये क्या किया गया है कि जो नीति निर्वाचन की नीति है वो सिर्फ विधानमंडल ही डिसाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे एक कथन दे रखा है कि कौन सा कथन आपका असत्य है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 3 ही कथन दे रखे हैं तो एक मैं मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन नंबर 4 मिला के 5। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें कौन सा कथन आपका असत्य है। पंचायत क्षेत्र अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से है, ग्राम का निर्धारण राज्यपाल करता है, पंचायत का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो असत्य कथन आपसे पूछा गया था कि पंचायत का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है, ग्राम का निर्धारण राज्यपाल करता है, या फिर पंचायत क्षेत्र अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र होता है। जब इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी डिटेलिंग को पढ़ना। डिटेलिंग क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपको डिटेलिंग अगर उनकी याद होगी तभी आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से होता है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि इसका जो आपका कार्यकाल मेंशन किया जाता है वो पहली बैठक से किया जाता है, ना कि आपके चुनाव की तिथि से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन आ गया है आपके पीछे वाला। तो यहाँ पर हम पूर्ववर्ती जनसंख्या के अनुसार मानते हैं, तो ऐसा वही होता है, तो इसको मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जगह पर अपन ऐड कर लेते हैं। पंचायत की सदस्यता के लिए नियतताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद नंबर 243 का बी, 243 का डी, 243 का एफ या 243 का ई। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनकी नियतताएं किस अनुच्छेद में आपकी वर्णित की गई हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में आपके वर्णित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा सही वो है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 243 का एफ यानी फेलियर आप याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट से ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति के पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए नियतताएं संबंधी विवाद का निश्चय कौन कर सकता है? राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, जिलाधिकारी, विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो किसी व्यक्ति के पंचायत सदस्य बनना है, चुना जाना है, उसकी सदस्यता को लेकर नियतताएं जो फैसिलिटी होती हैं उसका निश्चय कौन कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा इसकी सुनिश्चित किया जाता है। पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति, राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका फंसना बेहद लाजमी है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना है इसका निर्धारण आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल किस कंडीशन पर करेगा? तो राज्यपाल कंडीशन करता है कि अगर वहाँ की संख्या आपकी 20 लाख से कम है तो वहाँ पे मध्यवर्ती आपका स्तर नहीं होगा, ये डिसाइड करता है आपका राज्यपाल। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? 243, 243A, 243B या 243 का सी। अब परिभाषित किस में किया गया ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए जब मैं आपको आर्टिकल्स कराऊंगा वहाँ पे परिभाषाएं भी आपको मैं कराऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं सबके सब। परिभाषा जितनी भी आपकी परिभाषाएं दे रखी हैं वो कहाँ पर दे रखी हैं, किस तरह से दे रखी हैं, यहाँ पर बोला गया है कि पंचायत को परिभाषित आपका कहाँ पर किया गया है। तो 243 के बी में आपको पंचायतों को परिभाषित किया गया है, ये चीज़ आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबकी सब जो परिभाषाएं वो कहाँ पे दे रखी हैं? वो आर्टिकल नंबर 243 में कहा गया है कि परिभाषाएं इसके अंतर्गत दे रखी हैं, उसके सब आर्टिकल आपके बनाए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि होती है 5 वर्ष, शेष वर्ष 6 महीने या प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। तो देखिए मान के चलिए कि कोई ग्राम पंचायत है, उसके अवधि हमने क्या किया, समाप्ति से पूर्व पंचायत क्या हो गया, विघटन हो गया। अब पंचायत कितने वर्ष के लिए रहेगी? तो शेष अवधि के लिए रहेगी, शेष वर्ष के लिए रहेगी। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो देखिए हम फिर से बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि कोई पंचायत और उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल आपका होता है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपके 2 ईयर्स हुए, 2 वर्ष निकले और पंचायत का क्या हो गया कि आफ्टर द 2 ईयर्स पंचायत का हो गया विघटन। हमने क्या कर दिया कि पंचायत का विघटन कर दिया।
जब पंचायत का विघटन हो गया तो जो आपकी रिमेनिंग ईयर हैं, क्या हैं आपके रिमेनिंग जो ईयर बचे हैं, कितने बचे हैं, 3 वर्ष आपके लिए बचे हैं। तो जो न्यू इलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, न्यू इलेक्शन हुआ है और उसमें जो पंचायत गठित हुई है तो वो इस समय के लिए हुई है, क्या हुई है, वो इस समय के लिए होगी, 3 वर्ष के लिए होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पंचायत का जो गठन होना है, अब जो न्यू गठन हुआ है वो इसके लिए हुआ है। लेकिन मान के चलिए किसी केस में एक केस और आपका ऐड करता हूँ मैं, कि आपका जो टाइम टेबल है 5 वर्ष का, लेकिन किसी कारणवश आपकी 4.5 वर्ष बाद आपका विघटन होता है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। तो लेकिन इस केस में आपके न्यू इलेक्शन कराए जाएंगे तो टोटली 5 वर्ष के लिए आपकी गठित की जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी 6 महीने से कम समय के लिए कोई भी न्यू इलेक्शन होता है तो आपकी आने वाली पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए होती है, 6 महीने के लिए नहीं होती है। ये शब्दों को आप यूज़ करिएगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति का निर्धारण कौन करता है, सांसद, राज्य विधानमंडल, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्यपाल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि जो पंचायत है आपकी उसके द्वारा टैक्स लेना है और इसकी शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधानमंडल द्वारा इससे टैक्स कलेक्शन करने की भी शक्ति प्रदान की जा सकती है। पंचायत के निधियों के गठन का उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल, ग्राम प्रधान, राज्य विधानमंडल या ग्राम सचिव। तो देखिए यहाँ पे निधियों के वर्णन की बात की गई है। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो निधियाँ वगैरह दे रखी हैं, गठन कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सब आपके उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में आपका मेंशन किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 में मेंशन किया गया है। वहाँ से मैं बहुत जल्द आपके लिए डिटेलिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आए ईजिली आपको मिल जाए। यहाँ पर नदियों का गठन जो करता है वो है ऑप्शन नंबर 3, राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत के क्षेत्राधिकारों में नहीं आता, भूमि कर, प्रकाश कर, निजी शौचालय कर या फिर मध्यमान पर कर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, वो है मद्यपान पर आपका टैक्स। यानी जो आपकी शराब वगैरह होती है, बिक्री जो होती है, उस पर आपका टैक्स पंचायत नहीं लगाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पंचायत चुनाव में मतदाता सूची 1 प्रति की प्राप्ति का शुल्क कितना देना होगा, 100 रुपये, 200 रुपये, निःशुल्क या निदेशक द्वारा निर्धारित कीमत। लेकिन यहाँ पे क्या कि पहली प्रति मांग रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं, प्रति प्राप्ति। यानी जो पहली अनुसूची आप मांग रहे हैं उसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रकार आज के हमारे जो 4th वीडियो है, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पर 161 से लेकर 220 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। कुल 60 क्वेश्चन आपने हमें यहाँ पर आज सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार से इस सीरीज को कंटिन्यूटी भी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी पंचायत से रिलेटेड हैं वो सब के सब इस सीरीज में आपके कवर किए जाएंगे। जितना भी आपके लेखपाल के क्वेश्चन है, चाहे वो PYQ के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी UPSC ने क्वेश्चन पूछे हों, इसमें सभी को मेंशन किया गया है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। हमारा जो टारगेट है वो डायरेक्टली टारगेट है 21 मई 2026 लेखपाल फाइनल एग्ज़ाम, जहां पर आपके पंचायत से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, इंक्लूडिंग आपके ग्रामीण विकास से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस तरह की हमारी गारंटी है। अगर आपने हमारे चैनल से 2025 से जुड़े हुए और BPO का एग्ज़ाम 2025 में दिया है तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि कितने कंटेंट वाइज क्वेश्चन वहाँ पर आपके आए थे। इसी तरह से आपके टॉपिक वाइज वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, जिसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का एक फुल लेंथ वीडियो अवेलेबल होगा। उसके अंतर्गत आपके जो फाइनेंस कमीशन है आपके, चाहे जैसे वित्त आयोग है, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन अवेलेबल होगा। पूरा फुल लेंथ वीडियो अवेलेबल होगा 1-2 या 2 दिन में।
जिससे कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। जैसे आपका 16 वित्त फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, कितना पैसा शौचालय को लिए दिया गया, कितना पैसा आपके क्षेत्र अधिकारियों को दिया गया, कितना पैसा आपके जो भी पंचायत निकाय हैं, नगर निकाय हैं, उनको दिया गया है। उस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो बीपीओ के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि साफ़ सफाई के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टारगेट आपको क्या करना है, टारगेट ये डेट रहनी चाहिए 21 मई 2026। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।